नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी के इस आंसर राइटिंग सेशन में और एमसीक्यू सेशन में बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले सेशन में भी हमने एमपीपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग सेशन को शामिल किया था और बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि आंसर राइटिंग के सेशन को जरूर रखा जाए। तो आज भी हमने एक सवाल आपके लिए रखा है। एमसीक्यू सेशन हमारा चलता रहेगा और आज का जो एमसीक्यू सेशन है वो नीट के लिए है, पीएनएसटी के लिए है, एमपीएसआई के लिए है, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सबके लिए ज़रूरी होगा। हमेशा की तरह पहले हम आंसर राइटिंग सेशन जो पीएससी मेंस के लिए है उसको करवाएंगे। इसके बाद 15 सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर पूछेंगे आपसे, उसके उत्तर आप करोगे और फिर जब ये सवाल पूरे हो जाएंगे तो उसका एक एक जवाब हम आपके साथ डीप डिस्कशन के साथ समझाएंगे। सेशन की शुरुआत करें उसके पहले आपको बता दें कि जब आप लाइव होइए तो सेशन के अंत तक बने रहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल डिस्कशन जो हम करते हैं उससे आपकी थ्योरी जो है वो मजबूत हो जाती है। तो थ्योरेटिकल डिस्कशन को पढ़ने के लिए आपको सेशन के अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा, तभी ये बात समझ में आएगी। आंसर राइटिंग सेशन में एक सवाल आज भी हम यूपीएससी में पूछे गए उस सवाल को आज लिखने वाले हैं। कैसे हम लिखते हैं, कैसे शब्दों का चयन करते हैं, ये आप देखेंगे और उन शब्दों के चयन के आधार पर आप भी इसी तरह के प्रश्न को बनाएंगे और प्रश्नों की शब्द सीमा के आयोग के शब्द सीमा के आधार पर उन उत्तरों को लिखेंगे। सेशन की शुरुआत करें उसके पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलें सेशन की ओर। और सबसे पहले जो हमारा सेशन आज के शुरुआत का होगा वो होगा आंसर राइटिंग का। यह हमारी क्लास 4 जुलाई वाली शाम को 6 बजे लाइव होगी और जब शाम को 6 बजे लाइव होगी तो लाइव हम भी मिलेंगे। यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स का उपयोग करिएगा, आप हमसे सवाल पूछिएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई भी सवाल यदि आप पूछेंगे जुड़ा हुआ इससे जो आज का चैप्टर है उसका भी जवाब तो देंगे ही देंगे। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी में फिजिक्स का कोई सवाल, केमिस्ट्री का कोई सवाल, बायोलॉजी का कोई सवाल, कंप्यूटर का कोई सवाल, कोई भी टेक्नोलॉजी का सवाल, कोई भी इन्वायरमेंट का सवाल आप पूछेंगे उसका भी जवाब हम आपको देंगे। तो आंसर राइटिंग सेशन के लिए आज एक सवाल जो आपकी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया वो पहले हम आपको सवाल बताते हैं। सवाल था मिशन, पहले सवाल आप नोट करिए, मिशन इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष का महत्व 200 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। बहुत टेक्निकल सवाल नहीं आते, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल पूछा है मिशन इंद्रधनुष का महत्व 200 शब्दों में, जनरल सवाल है जिसको आप पेपर पर भी पढ़ते हो। अब वो आयोग ये सवाल पूछ करके आपके लेखन शैली या जीके को समझने की कोशिश करेगा। उसने शर्त सीमा रख दी है कि आपको 200 शब्दों में ही लिखना है। बच्चों जब आप पीएससी के मेंस की कॉपी लिख रहे हो तो प्रत्येक प्रश्न आपको करना है एक ये शर्त, और दूसरी ये शर्त प्रत्येक प्रश्न पर एक निर्धारित समय आपको गुजारना है। इसका भी डिस्कशन हम एक दिन करेंगे। कितना समय एक प्रश्न पर देना है ये भी बताएंगे। तो आपके लेखन की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए,
उसके अनुसार होना चाहिए। कितने मिनट आपको मिल रहा है इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज का सवाल है मिशन इंद्रधनुष का महत्व 200 शब्दों में लिखना है। चलें इस प्रश्न की के उत्तर की शुरुआत करते हैं। हर चीज तथ्यपूर्ण होनी चाहिए, कोई भी लाग लपेट नहीं होना चाहिए आपके उत्तर में। और आप देखिएगा ऐसा ही उत्तर हम लिखने जा रहे हैं। आंसर लिखते हैं और आंसर को अंडरलाइन करते हुए लिखते हैं। जैसे तीर का निशान बनाते हैं ऐसे तीर का निशान बनाते हुए हम लिखते हैं केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा पिछले 33 वर्षों से टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देखिए तथ्य था 33 वर्षों से सरकार जो है टीकाकरण कार्यक्रम चला रही है, किंतु अभी तक मात्र डाटा दे रहे हैं, अभी तक मात्र 65% बच्चों को ही कवर कर पाई है। मतलब ये तय हो गया कि मिशन इंद्रधनुष जो है ये बच्चों के लिए कोई कार्यक्रम है। 33 वर्षों से सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक जो डाटा की रिपोर्ट है ये बता रही है कि अभी तक 65% बच्चों को ही कवर कर पाई है। इसीलिए उसी लाइन में लिख रहे हैं, इसीलिए टीकाकरण कार्यक्रम को मिशन के रूप में शामिल करने पर निश्चय ही, ये मेरी भाषा है, निश्चय ही अधिकाधिक बच्चों तक पहुंचा जा सकेगा। ये हमने पहला पॉइंट आपके लिए लिखा। केंद्र सरकार द्वारा पिछले 33 वर्षों से टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अभी तक मात्र 65% बच्चों को ही कवर कर पाई है सरकार, किंतु अभी तक सरकार मात्र 65% बच्चों को ही कवर कर पाई है। इसलिए टीकाकरण कार्यक्रम को मिशन के रूप में शामिल करने पर निश्चय ही अधिकाधिक बच्चों तक पहुंचा जा सकेगा। दूसरा महत्वपूर्ण लाइन, इस मिशन के प्रथम चरण में जिन 201, फिर डाटा दे रहे हैं, जिन 201 पिछड़े जिलों को शामिल किया गया, उन्हीं जिलों में
उन्हीं जिलों में टीकाकरण से आंशिक या पूरी तरह से दूर रहने वाले, पूरी तरह से दूर रहने वाले देश के 50% बच्चे निवास करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु एक और शामिल करते हैं, क्योंकि 200 शब्दों में हमें मिशन इंद्रधनुष को बताना है। एक जापानी इंसेफेलाइटिस, इसको बायोलॉजी में हमने कई बार इस रोग के बारे में बताया है, उसी के बारे में लिख रहे हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस तथा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी के टीके भी देश के टीके भी देश के उन राज्यों में उपलब्ध कराए जाएंगे जहां इनका प्रभाव सर्वाधिक है। जहां इनका प्रभाव सर्वाधिक है, जापानी इंसेफेलाइटिस तथा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी के भी टीके देश के उन राज्यों में उपलब्ध कराए जाएंगे जहां इनका प्रभाव सर्वाधिक है, जैसे उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट, अगले वर्ष के, इधर कागज नहीं, इधर लिख लेते हैं, ये प्रश्न रहेगा, याद रखिएगा, इसके नीचे लिख देते हैं। अगले वर्ष के अंत तक डायरिया के टीके को इसके तहत शामिल किया गया है, इसके तहत
शामिल किया जा सकता है। ज्ञात है कि डायरिया से अधिकांश बच्चों की मौत हो जाती है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट फिर लिखने जा रहे हैं कि सबसे बढ़कर, महत्व लिख रहे हैं, ध्यान रखना, सबसे बढ़कर मिशन इंद्रधनुष से देश के बच्चों की मृत्यु दर को रोकने तथा बच्चों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने में मदद प्राप्त होगी। अब अंतिम लाइन पर आ रहे हैं, क्योंकि 200 शब्दों की सीमा के करीब अब हम पहुंचने वाले हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का एक बृहद और महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य मिशन है। अब उसी लाइन को कंटिन्यू करिएगा, इस पेज पर आइएगा, यहां लिख रहे हैं जो देश के बच्चों की मृत्यु दर को कम करेगा। अब यहां आप देख रहे होंगे कि हम मिशन इंद्रधनुष का काम लिख रहे हैं। आज आखिरकार इसका फंक्शन क्या है? जो देश के बच्चों की मृत्यु दर को कम करेगा। इससे भारत को डेवलपमेंट गोल आप हिंदी में लिखिएगा, जो बच्चे होंगे तो डेवलपमेंट भी हिंदी में हो। डेवलपमेंट गोल के तहत निर्धारित लक्ष्य
निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। सवाल था हमारा, फिर से सवाल की ओर ले चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष का महत्व 200 शब्दों में लिखना था। हमने लिखा अगले वर्ष के अंत तक। हमने लिखा ये उत्तर यहाँ से सुनना शुरू करना है कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले 33 वर्षों से टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, किंतु अभी तक सरकार मात्र 65% बच्चों को ही कवर कर पाई है। इसलिए टीकाकरण कार्यक्रम को मिशन के रूप में शामिल करने पर निश्चय ही अधिकाधिक बच्चों तक पहुंचा जा सकेगा। इस मिशन के प्रथम चरण में 201 पिछड़े जिलों को शामिल किया गया है। उन्हीं जिलों में टीकाकरण के आंशिक या पूरी तरह से दूर करने वाले देश के 50% बच्चे निवास करते हैं। जिन 201 जिलों को शामिल किया है ना, उसमें ज़्यादातर बच्चे 50% बच्चे उन्हीं गांवों में हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी के टीके भी देश के उन राज्यों में उपलब्ध कराए जाएंगे जहां इनका प्रभाव सर्वाधिक होगा। फिर हमने लिखा कि अगले वर्ष के अंत तक डायरिया के टीके को भी केंद्र सरकार चाह रही है कि इसमें शामिल कर दिया जाए। ज्ञात है कि डायरिया से अधिकांश बच्चों की मौत होती है। सबसे बढ़कर मिशन इंद्रधनुष से देश से बच्चों की मृत्यु दर को घटाना है। बच्चों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का एक बृहद और महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य मिशन है, जो देश के बच्चों की मृत्यु दर को कम करेगा। इससे भारत को डेवलपमेंट गोल के तहत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। कोई इसमें लाग लपेट नहीं है, सिर्फ अपनी भाषा में जो प्रेजेंटेशन है वो हमने कर दिया है। उसी तरह से आपको पहले थ्योरी को पढ़ना है और अपनी भाषा में उसको सजाना है और उसी भाषा में लिख देना। गिनिएगा, 200 के आसपास ये शब्द पहुंच गए होंगे और गिन करके फिर हमें मैसेज करिएगा कि सर जो आपने लिखा था वो 200 में है या नहीं। तो MPPSC मेंस का ये इस तरह से आपकी तैयारी वो होनी चाहिए। इस तरह से आप उसकी तैयारी करें। और कोई यदि सवाल आपके दिमाग में चल रहा है या आपने कोई सवाल सोचा है तो ज़रूर आप हमें मैसेज करके और बताइएगा, हम उसमें आपकी मदद करेंगे। या आप जिनको ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ये है कि हम PSC की प्री को क्वालिफाई करके मेंस बनाएंगे, तो वो अपनी तैयारी को आगे इसमें कंटिन्यू करें। तैयारी जब कंटिन्यू करेंगे आप तो 2 फायदे इसके होंगे। एक फ़ायदा तो ये कि आपका एक कंप्लीट नोट तैयार हो जाएगा, किसी भी साइंस का हो, टेक्नोलॉजी का हो, किसी का भी हो, तो एक कंप्लीट आप नोट तैयार कीजिए इसके। और जब कंप्लीट नोट आपका बन जाए तो 1 बार 2 बार 3 बार इसको लिखने की कोशिश करिए। जब 2-3 बार इसको लिखेंगे तो आपका ये बढ़िया से तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं MCQ सेशन की ओर। MCQ सेशन में बढ़ें उसके पहले आपको आज बता दें कि आज हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी पर सवाल तैयार किए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी पर आज सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपने पढ़ ली होगी, ये हम आशा कर रहे हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दें। सोच समझ कर करिएगा। आज थोड़ा कठिन सवाल इसलिए कि नीट की परीक्षा पास में है, PNST की परीक्षा पास में है, उसको ध्यान में रखते हुए इन सवालों को शामिल किया है। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, मानव में या ह्यूमंस में कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है?
रूडिमेंट्री ऑर्गन नहीं है। मनुष्य में आपको बताना है, जो हम अंग लिखने जा रहे हैं, कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। ध्यान से जवाब दीजिएगा। पहला दे रहे हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, बी ऑप्शन दे रहे हैं इपीग्लॉटिस, सी ऑप्शन दे रहे हैं मसल्स ऑफ पिन्ना, ये जो कान होता है ना, कान में पाई जाने वाली मसल्स, और डी ऑप्शन दे रहे हैं आपको प्लिका सेमिलूनैरिस। कई बच्चे आज अंग्रेजी में लिख दिया है, अब इसको बदल तो सकते नहीं, अब अंग्रेजी में ही आपको पढ़ना होगा। ये सब ठीक है, इसको निमेषक झिल्ली कहते हैं। निमेषक झिल्ली कहाँ होती है? यदि आपने हमारे सेशन को कभी पढ़ा होगा तो ये आँख में एक रचना पाई जाती है, और इसका विस्तार से डिस्कशन आगे हम शामिल करेंगे। ये सवाल नीट में पूछा गया। दूसरा सवाल, एक बच्चा है जिसका नाम आकाश है। आकाश ने मांसपेशियों की, मसल्स की स्थायी स्लाइड, परमानेंट स्थायी स्लाइड देखी। ठीक है, देखा। कौन सा, ध्यान से जवाब करिएगा, कौन सा अपघटक या घटक उस स्लाइड में नहीं होगा? पीएनएसटी का सवाल। ए, क्या वो न्यूक्लियस यानी केंद्रक है? क्या वो मसल्स है? तो आप जानते हो, मसल्स को पढ़ा होगा, तो उसमें डार्क बैंड होते हैं। क्या वो लाइट बैंड है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह स्टेम सेल है? फिर सवाल पूछा, आकाश ने मसल्स की एक स्थायी स्लाइड देखी, परमानेंट स्लाइड देखी, कौन से घटक या कौन से अपघटक उस स्लाइड में नहीं है? कोशिश करिएगा सवाल का जवाब देने में। नहीं बनेगा, चिंता करने की बात नहीं है। जब हम वापस लौटेंगे तो इन सवालों का पूरा डिस्कशन करेंगे। तीसरा सवाल, एक बच्चा है जिसका नाम संजय है। संजय ने एक अस्थायी स्लाइड या टेम्पररी स्लाइड देखी और पाया कि धारियां हैं, लाइनें हैं, धारियां हैं। यद्यपि
उसमें बहुत सारे केंद्रक पाए। यद्यपि उसमें बहुत सारे केंद्रक दिखे। संजय ने क्या देखा होगा? ए, क्या रेखित पेशी यानी स्ट्राइप्ड मसल्स देखी होगी, रेखित पेशी तंतु देखा होगा, फिलामेंट। क्या उसने अनस्ट्राइप्ड अरेखित पेशी तंतु देखा होगा? सी ऑप्शन में दे रहे हैं आपको, क्या वह नर्व सेल देखा होगा, यानी क्या वो तंत्रिका कोशिका देखा होगा, या फिर संजय ने कुछ नहीं देखा? नहीं बनेगा, चिंता की बात नहीं है। अब चूंकि ये परीक्षा में पूछा गया है इसलिए हम भी आपसे पूछ रहे हैं, ज़रा कोशिश कीजिएगा। जिन लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, जिन्होंने मसल्स पढ़े होंगे, उन्हीं से ये सवाल बनेगा। चौथा सवाल, एक दूसरे के साथ तिरछी रेखाओं के द्वारा, अब यदि आपने मसल्स को ड्रामेटिक पढ़ा होगा, तिरछी रेखाओं के साथ एक दूसरे के साथ तिरछी रेखाओं द्वारा कर लीजिए यहाँ, तिरछी रेखाओं द्वारा जुड़ी हुई ब्रांच्ड स्ट्राइप्ड फिलामेंट, ब्रांच्ड स्ट्राइप्ड फिलामेंट। अंग्रेजी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बच्चे कहते हैं समझ नहीं आया, इसलिए अंग्रेजी भी लिखा है, इसकी हिंदी भी लिखे देते हैं। ब्रांच्ड स्ट्राइप्ड फिलामेंट यानी शाखित रेखित तंतु हैं, शाखित रेखित तंतु हैं। ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह हृदय पेशी तंतु है, हृदय पेशी तंतु है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह रेखित पेशी तंतु है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह अरेखित पेशी तंतु है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं नन, यानी इनमें से कोई नहीं। एक दूसरे के साथ तिरछी हैं, यदि आप चित्र देखोगे तभी बनेगा ये जुड़ी हुई ब्रांच्ड स्ट्राइप्ड फिलामेंट। क्या वो कार्डियक है, क्या वो स्ट्राइप्ड है, क्या वो अनस्ट्राइप्ड, क्या नन? पांचवा सवाल, तीन हड्डियों की बात कर रहे हैं, ये तीनों हिंदी में नाम लिख रहे हैं, कनार, निहाई और रकाल।
किसके भाग हैं? ये इसकी अंग्रेजी मैलियस, इनकस और स्टेपिस। हिंदी में कनार, निहाई और रकाल कहा जाता है। इनको मैलियस, इनकस और स्टेपिस अंग्रेजी में कहते हैं। किसके भाग हैं ये हम पूछ रहे हैं। लिख रहे हैं क्या ये औजार बढ़ई द्वारा प्रयोग होते हैं? बी ऑप्शन दे रहे हैं मानवीय ह्यूमन आई के पार्ट हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं ह्यूमन ईयर के पार्ट हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं ब्लड के घटक हैं। मैलियस, इनकस, स्टेपिस किसके हैं? बढ़ई के द्वारा प्रयोग होने वाली चीजें हैं। ह्यूमन आई के पार्ट हैं, ह्यूमन ईयर के पार्ट हैं, या ब्लड के कंपोजिशन है। छठवां सवाल, गंभीर अभ्यास के दौरान, मतलब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, गंभीर अभ्यास के दौरान पेशी ऐंठन, क्रम्प्स जो आते हैं, पेशी ऐंठन किसके संचयन के कारण, किसके संचयन के कारण होता है? ये ऑप्शन दे रहे हैं, जरा सोच समझ कर करिएगा ये सवाल। क्या एल्कोहल सही जवाब होगा? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह कार्बन डाइऑक्साइड होगा? सी ऑप्शन दे रहे हैं लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड होगा? और डी ऑप्शन दे रहे हैं केवल लैक्टिक एसिड। तो ये छठवां सवाल था। सातवां सवाल, इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन या अंतः श्वसन? आंतरिक श्वसन या अंतः श्वसन के दौरान रिब्स जो होती हैं, यानी पसलियां, आंतरिक श्वसन के दौरान पसलियां, ये कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सांस ले लीजिए बल्कि ज़्यादा अच्छा है, बाहर की ओर जाती हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं अंदर की ओर आती हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं ऊपर की ओर जाती हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं ऊपर और अंदर, ऊपर और अंदर की ओर।
अंतः श्वसन के दौरान एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन के दौरान पसलियां बाहर की ओर जाती हैं, अंदर की ओर आती हैं, ऊपर की ओर जाती हैं, ऊपर और अंदर की ओर जाती हैं। 8वां सवाल, गर्म पानी से स्नान, नहाने से या मालिश करने से मांसपेशियों में ऐंठन या थकान, मांसपेशियों में ऐंठन समाप्त हो जाती है। प्रैक्टिस करिएगा इसकी। गर्म पानी से नहाइए या गर्म पानी से मालिश कीजिए, जो आपके पेशियों में थकान है वो चली जाती है, ऐंठन समाप्त हो जाती है। क्या कारण हो सकता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, गर्मी व्यक्ति को अधिक सहज बनाती है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, मालिश के दौरान लेप फायदा करता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, मसाज या गर्मी प्रभावित हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, आराम महसूस होता ही नहीं। गर्म पानी से नहाइए या मालिश कराइए, क्या मांसपेशियों की ऐंठन समाप्त हो जाती है? सही कारण चूज करके सभी उत्तर जो हैं, जितने लिखे ABCD, सब उत्तर के करीब हैं। जो सबसे बेहतर उत्तर हो उसको बताइएगा। 9वां सवाल, अटैच बोन को या हिंदी आप इसको लिख लें, संलग्न अस्थि। अटैच बोन को साथ खींचकर संधि को बंद करना, अटैच बोन को साथ खींचकर, स्केलेटन सिस्टम आपने पढ़ा होगा, जरा प्रैक्टिकल उसको अनुभव कीजिएगा तभी ये उत्तर बनेगा। अटैच बोन को साथ खींचकर संधि, संधि का मतलब यहां पर ज्वाइंट से है, ज्वाइंट से, ज्वाइंट को बंद करना कहलाता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो एक्सटेंशन है, यानी
विस्तार है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो कॉन्ट्रैक्शन है या आकुंचन है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, अभिवर्तन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो अपवर्तन है। यह था 9वां सवाल कि अटैच बोन को खींच करके ज्वाइंट्स को भर देना, ज्वाइंट्स को बंद करना क्या कहलाएगा। क्या वो विस्तार है, क्या वो कुंचन है, क्या वो अभिवर्तन है, क्या वो वर्तन है। 10वां सवाल, पट्टीदार पेशी के विषय में, स्ट्राइप्ड मसल के बारे में कह रहा है। पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन बताइए, फॉल्स बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, अस्थियों से जुड़ी हुई हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं, वॉलेंट्री हैं यानी ऐच्छिक हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं, इनवॉलेंट्री हैं यानी अनैच्छिक हैं। डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो धारीदार हैं। असत्य कथन आपको बताना है। पट्टीदार के बारे में पूछ रहे हैं, जो स्ट्राइप्ड मसल है उसमें जो गड़बड़ हो वो आप बताइएगा। क्या वो अस्थियों से जुड़ती हैं, क्या वो ऐच्छिक है, क्या वो अनैच्छिक है, क्या वो धारीदार हैं। 11वां सवाल, यह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है। यह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में, जॉइंट्स में, जोड़ों में घर्षण को कम करता है। यह ढकने वाला क्या है। ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो अस्थिरज्जु है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह उपास्थि है, बोन है कि कार्टिलेज है कि मसल है, मांसपेशी है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह कंडरा है या टेंडन है। 12वां सवाल, किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है। उस पेशी का प्रकार बताना है आपको, किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है ये बताना है। क्या वो
कार्डियक मसल है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह स्ट्राइप्ड है या धारीदार। सी ऑप्शन दे रहे हैं, पेशी थकती ही नहीं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, अनस्ट्राइप्ड। मसल्स। किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थकती है, आपको बताना है। कार्डियक है, स्ट्राइप्ड है, अनस्ट्राइप्ड है या पेशी थकती ही नहीं। 13वां सवाल, नीचे दिए गए कार्यों में से एक कार्य यूपीएससी का सवाल है। नीचे दिए गए कार्यों में से एक कार्य श्वास नली में, नीचे दिए गए कार्यों में से एक कार्य श्वास नली यानी ट्रैकिया, श्वास नली में सी आकार वाले, सी आकार वाले कार्टिलेज उपास्थि, कार्टिलेज युक्त बलयों द्वारा नहीं किया जाता। उसे पहचानिए। ए ऑप्शन दे रहे हैं, यह आधार या बेस, आधार प्रदान करता है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, यह ऑक्सीजन के अवशोषण में मदद करता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, यह हवा के प्रवाह में मदद करता है। डी ऑप्शन दे रहे हैं, यह श्वास नली या ट्रैकिया मुड़ने से बचाता है। नीचे दिए गए कार्यों में से एक कार्य श्वास नली में सी आकार वाले कार्टिलेज युक्त बलयों के द्वारा नहीं किया जाता। उन्हें पहचानिए। यह आधार प्रदान करता है, या ऑक्सीजन के अवशोषण में मदद करता है, या हवा के प्रवाहन में मदद करता है, या श्वास नली को मुड़ने में मदद करता है। 14 नंबर का सवाल, अस्थि यानी बोन तथा कार्टिलेज, बोन तथा कार्टिलेज निम्न होती है। क्या होती हैं साहब? निम्न होती है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हैं? मतलब कंकाल संयोजक है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये मस्कुलर टिश्यू हैं?
यानी पेशी ऊतक हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है। हमने पूछा है यहाँ 14वें सवाल पर कि बोन और कार्टिलेज का कंपोजिशन क्या है, क्या वो कंकालीय कनेक्टिव टिश्यू है, क्या वो मस्कुलर है, क्या वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, क्या वो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है। और आज के अंतिम सवाल आपके सामने, एक अस्थि मतलब एक बोन दूसरी बोन से किसके माध्यम से जुड़ती है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो कार्टिलेज है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, कार्टिलेज का मतलब वो उपास्थि है, क्या वो कंडरा है। ये एक बोन दूसरे बोन से, क्या वो कंडरा है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो स्नायु है। इसको लिगामेंट बोलते हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो कंडरा और स्नायु दोनों हैं। 15वें सवाल पर हमने पूछा कि एक बोन दूसरी बोन से किसके माध्यम से जुड़ती है, तो आपको जवाब देना है, क्या वो कार्टिलेज है, क्या वो कंडरा है, क्या वो लिगामेंट है, और क्या वो कंडरा और स्नायु दोनों है। तो ये थे 15 सवाल, आपने इनके जवाब किए होंगे। आप बारी है सही उत्तर बताने की, सही उत्तर पर ले चलें। उसके पहले आपको ये बता दें कि आप ये कुल मिलाकर कैलकुलेट कीजिएगा कितने सवाल आपसे बने हैं, फिर हमें मैसेज कीजिएगा उसी समय कमेंट बॉक्स में कि कितने बच्चों के कितने सही आए। तो पहला सवाल का जो हम डिस्कशन बताने जा रहे हैं उसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, और चाहे तो आप डिस्कशन को लिख लीजिएगा, क्योंकि हम ज़्यादा लिखेंगे तो फिर हाथ दर्द करेगा, इसलिए लिखते नहीं हैं। हम डिस्कशन आपको बताते हैं कि मानव में कौन सा एक रूडिमेंट्री आर्गन नहीं है। ध्यान से इसको सुनिएगा कि इसमें जो प्लीका सेमीलुनैरिस है, निमेषक झिल्ली है, इसका सही जवाब है। आँख के एक कोने पर, नाक साइड में जब उंगली आप टच करिएगा तो एक बंटी जैसी रचना दिखती है, इसी को कहते हैं निमेषक झिल्ली। यह रूडिमेंट्री आर्गन नहीं है, बाकी सब रूडिमेंट्री आर्गन है। इसके बारे में आपको बता दें कि जीवों के वो अंग जो पूर्वजों में क्रियाशील थे लेकिन वर्तमान में क्रियाहीन हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। ये जैव विकास को प्रमाणित भी करते हैं। मनुष्य में लगभग 180 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, नोट कर लेना, यूपीएससी का सवाल। मनुष्य में लगभग 180 रूडिमेंट आर्गन पाए जाते हैं, 180। शरीर के बाल, कान, ईयर मसल्स, काउडल वर्टिब्रा, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पिलिका सेमीलुनैरिस आदि प्रमुख अवशेषी अंग के रूप में हैं। जबकि संरचनात्मक रूप से एक समान अंगों को, यदि संरचना में दो अंग समान दिखें, यह नीट में सवाल पूछा गया था, यदि संरचना में दो अंग समान दिखें तो उनको समजात अंग या होमोलॉगस आर्गन कहते हैं, जबकि कार्यात्मक रूप से जब समान होते हैं तो इनको फाइलोजेनेटिक आर्गन कहते हैं, समवृत्त अंग कहलाते हैं। दूसरा सवाल हमने पूछा, आकाश ने मसल्स की स्थायी स्लाइड देखी, कौन से अपघटक या घटक उस स्लाइड में नहीं रहे होंगे। जब उसने स्थायी स्लाइड बनाई होगी तो एक चीज मसल्स में नहीं होगी, वो होगी स्टेम सेल, या इसी को द्रुमिका कोशिका, द्रुमिका
हिंदी में कहते हैं। ध्रुविका कोशिका नहीं होती। ध्रुविका ऐसी कोशिकाओं में पाई जाती है जिन्हें स्वतंत्र रूप से गति करना, जो फ्रीली जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा सके, उनके लिए पाई जाती है। मसल्स वाला चैप्टर थ्योरेटिकल मजबूत कीजिएगा। मसल्स से ज़्यादा सवाल आते हैं, खासकर नीट पीएनएसटी, तो ये बच्चे मसल्स के चैप्टर को पूरा कीजिएगा। नहीं बनेगा तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, मसल्स के चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। तीसरा सवाल था, संजय ने एक टेम्पररी स्लाइड देखी और पाया कि धारियां हैं, यद्यप उसमें बहुत सारे केंद्रक दिखे। संजय ने क्या देखा होगा? जब बहुत सारे न्यूक्लियस हैं तो वो पक्का है कि वो स्ट्राइप्ड मसल रही होगी, रेखित पेशी का तंतु रहा होगा। रेखित पेशी की संरचना धारियों की तरह होती है और ये कोशिकाएं बहुकेंद्र की होती हैं, ये इसकी विशेषता है। अतः स्लाइड में दिखाई देने वाली धारियां रेखित मांसपेशी तंतु है। चौथा सवाल था, एक दूसरे के साथ तिरछी रेखाओं की तरह जुड़ी हुई शाखित रेखित तंतु है, हृदय पेशी है, रेखित पेशी है, अरेखित पेशी है या नन? इसका सही जवाब है, कभी आपने हार्ट की संरचना में पेशियों को पढ़ा होगा तो ये उत्तर होगा हृदय पेशी तंतु। हृदय पेशी तंतु एक प्रकार का फाइबर है, एक तंतु है, फिलामेंट है। यह हृदय की गति को कंट्रोल करता है। ध्यान से सुन रहे हैं, हृदय की गति को कंट्रोल करता है। यह एक दूसरे के साथ तिरछी रेखाओं के द्वारा जुड़ा हुआ शाखित रेखित तंतु है। आप हार्ट की संरचना में देखोगे तो चारों तरफ इस तरह की लाइनें जो है उभरी हुई दिखाई देती हैं, यही है शाखित रेखित तंतु। पांचवा सवाल, ये तीनों हड्डियां मैलियस, इनकस और स्टिपिस, मानवीय कान में 3 हड्डियां पाई जाती, इसको आपने कर लिया होगा, पक्का है। कनार, निहाई और रकाल, हिंदी में इनको बोला जाता है, तो नाम पढ़े रहिएगा। गंभीर अभ्यास के दौरान पेशियों में थकान, ऐंठन हुआ, किसके संचयन के कारण? बहुत सारे बच्चे ने इस पर सी जवाब लगाया होगा, गलत है। इसमें केवल और केवल लैक्टिक एसिड का जमाव होता है। लैक्टिक अम्ल विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रमुख भूमिका निभाने वाला एक रासायनिक यौगिक है। इसमें इसे सर्वप्रथम लैक्टिक एसिड की खोज जो है स्वीडन के रसायन विज्ञान शास्त्री कार्ल वीलेसील बिलगित किया था। इनका स्वीडन वैज्ञानिक ने किया था, बस इतना जान लो, स्वीडन वैज्ञानिक ने किया था। और इसका ये एक प्रकार का, ये भी सवाल पूछा गया, ये एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। नीट वाले बच्चे खासकर पढ़ लेना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसका सूत्र होता है C3H6O3। तो सूत्र भी पढ़ना। 7वां सवाल है, अंतः श्वसन के दौरान, लो अंदर सांस खींचो, बताओ, अंतः श्वसन के दौरान पसलियां बाहर की ओर जाती, करो इंटरनल रेस्पिरेशन। सांस जब अंदर गई तुम्हारे पेट में तो पसली कहां गई? देखो, तो ये बाहर की ओर जाती है। अंतः श्वसन के दौरान पसलियां बाहर की ओर जाती हैं क्योंकि अंतः श्वसन में हम वायु को अंदर लेते हैं, जिससे फेफड़े फूलते हैं और पसलियां बाहर की ओर चली जाती हैं। गर्म पानी से स्नान या मालिश करने से मांसपेशियों में ऐंठन समाप्त हो जाती है। क्या कारण हो सकता है? ये बहुत सीधा कारण है कि मसाज करने से, हाथ पैर दबाने से जो प्रभावित हिस्सा होता है वो गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। मसाज या गर्म पानी छूने से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ताकतवर हो जाता है। गर्मी के कारण रक्त के प्रवाह की दर बढ़ती है। अतः मांसपेशियों में मसाज गर्म पानी से की जाती है, जिससे पेटियों के ऐंठन दूर हो जाए। अगला सवाल हमने पूछा था कि अटैच्ड बोन को साथ खींच करके संधि को बंद करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन या आकुंचन। जब पेशियों के संकुचन द्वारा अस्थियों को खींच करके संधि को बंद किया जाता है तो इसे आकुंचन कहा जाता है। इसको भी पढ़ना, बोन्स वाले चैप्टर में मिलेगा। 10वां सवाल हमने पूछा था, पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन बताइए। तो पट्टीदार की जितनी भी पेशी होगी वो हमारी मर्जी के खिलाफ काम करती है। पट्टीदार यानी ये कुल मिलाकर के अनैच्छिक होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं। पट्टीदार पेशी अस्थियों से जुड़ती हैं या धारीदार तथा ऐच्छिक होती हैं।
सॉरी, हाँ, असत्य कथन बताना था, असत्य, तो ये अनैच्छिक होते हैं। 11वां सवाल था, यह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है। अस्थियों के सिर को, बोन्स आप पढ़ोगे, आप अपनी किताब खोलो, बोन्स के ऊपर कैप लगती है, वो कैप जो है याद रखना हमेशा कार्टिलेज की बनी होती है। उपस्थित अस्थियों के सिरों को ढकना और जोड़ों के घर्षण को, ह्यूमरस देखना, ह्यूमरस के ऊपर एक कैप दिखता है, कार्टिलेज का बना होता है। 12वां सवाल, किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थकती है? धारीदार पेशी यानी स्ट्राइप्ड मसल्स लंबी गतिविधि जैसे व्यायाम आपने किया, एक्सरसाइज आपने की, थक जाती है, क्योंकि उपलब्ध एटीपी की मात्रा पेशियों द्वारा पूरी उपयोग कर ली जाती है, इसलिए स्ट्राइप्ड मसल्स जो होते हैं वो थकते हैं। अगला सवाल, नीचे दिए गए कार्यों में से एक कार्य श्वास नली में सी आकार वाले कार्टिलेज युक्त बलयों के द्वारा नहीं किया जाता। आप याद करो, ट्रैकिया कैसी होती है, याद करो, ऐसी होती है ना, ऐसे हमने कई बार बताया है, ऐसे ऐसे ये फोल्ड की बात हम कर रहे हैं, ये फोल्ड, इन फोल्ड पर हमने सवाल बनाया है। तो युक्त बलयों द्वारा नहीं किया जाता, जो नहीं किया जाता वो कार्य कौन सा है? तो वो ऑक्सीजन के अवशोषण में, ये बलय ऑक्सीजन का अवशोषण थोड़ी करते हैं, क्या करते हैं? यह ऑक्सीजन के अवशोषण में मदद करता है। अगला सवाल 14 नंबर का, बोन और कार्टिलेज निम्न में से क्या होती है? तो बोन और कार्टिलेज के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि बोन और कार्टिलेज ये दोनों कंकाली ऊतक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हैं, कंकाली ऊतक हैं। और आज के सेशन का अंतिम सवाल, एक बोन और दूसरी बोन के माध्यम से जुड़ती है, तो उसको जोड़ने वाला कुछ नहीं, लिगामेंट होता है। जब हड्डी से हड्डी जुड़ती है तो उसको लिगामेंट कहते हैं। एक अस्थि अन्य अस्थि से स्नायु या लिगामेंट के द्वारा संयोजित होती है। स्नायु तंतुमय ऊतक के समानांतर सूत्रों के लंबे पट्ट होते हैं, इनमें से दो अस्थियों के दोनों सिरे जुड़ते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर रोकना होगा। यह हमारी क्लास शाम को ठीक 6 बजे लाइव होगी। आप 6 बजे लाइव हमें मिलिएगा। उस समय जो भी आपके सवाल होंगे पूछिएगा। और जो ये हमने प्रश्न आपको मेंस के लिए बताया है, तो ये सिर्फ मेंस के लिए नहीं है, उन बच्चों के लिए भी ये प्रश्न काम करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नोट्स बना रहे हैं। नोट्स बनाने की कोशिश इसी तरह से आप करिए, और यदि आप ऐसी तैयारी करते हैं तो आगे की मंजिलें आपके लिए आसान होगी। तो बच्चों, आज की क्लास को अब यहीं पर रोकना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर चलने का हुआ समय, बाय बाय और नमस्कार।